फेवलेस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 5 पार्ट ईवीएस के देख लिए हैं जो हमारा फर्स्ट पेपर में आता है सीटेट के। तो आज हम 6 पार्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 2015 का जो फरवरी का पेपर हुआ, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईवीएस का पार्ट दे रखा हुआ, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एनसीएफ 2005 हैड नॉट रिकमेंडेड एनी प्रिस्क्राइब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर ईवीएस फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। तो मतलब बताना है कि इसके लिए कौन सा जो कारण है वो सही कारण है जो एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। तो संतुष्टि नहीं की है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है, ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, या फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, या फिर संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, या पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो एनसीएफ 2005 है तो उसमें क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड, जो उन्होंने संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की गई है एनसीएफ 2005 के द्वारा कक्षा 1 और 2 में। आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन दे रखा है, ए टीचर हैज़ टू टीच अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी in a food in our country to class 6 student, which of the following is the best way to teach this topic। मतलब कि दे रखा है कि एक अध्यापक ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय के बारे में इसकी सर्वोत्तम निम्नलिखित जो विधि होगी वो क्या है? तो क्या है, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए गए जो विविध भोजन के बारे में प्रोजेक्ट देना या परियोजना देना, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्हें क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, या फिर विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, या विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों के फ्लैश कार्ड बनाएं। तो सबसे जो है बेस्ट वे कौन सा है टीचिंग का, जो इस टॉपिक का क्या होगा? तो उसको आप अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में क्या कहें, विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट बनवाए जिससे वो जाने कि किस राज्य के लोग कैसी चीज़ें खाते हैं, कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा खाना पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा, जिससे बच्चे उसको ढूंढेंगे, उसकी खोज करेंगे और चीज़ों को लोगों से जानेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित में से सभी उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए केवल एक को छोड़ के। तो क्या होगा? कॉन्क्रीट या अब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन, या फिर लोकल टू ग्लोबल, मतलब कि स्थानीय से वैश्विक, या अब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो 3 है वो शिक्षक के उपागम है, शिक्षण विधियाँ, जो 1 है वो उसका अपोजिट है। तो उसका क्या आंसर नहीं होगा? आंसर कीजिए। तो अमूर्त से मूर्त नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो मूर्त से अमूर्त भी है, सरल से कठिन भी है, स्थानीय से वैश्विक भी है। तो उसका राइट आंसर जो है, जो गलत ऑप्शन है वो क्या है? अमूर्त से मूर्त, जो कि डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टडी फॉलो टेबल बनी हुई है, उसमें क्या दे रखा है, जून 2007 और दिसंबर 2014 में पेट्रोल की मूल्य दे रखा है। पहले था 2007 में था 47.74, फिर था 61.33 हो गया। जब डीजल का क्या था, 35.21 और फिर 50.21। तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्टडिंग द एबल टेबल। तो क्या करना है, इसके बाद क्या हुआ, कक्षा 5 का जो विद्यार्थी देववित था उसने अपनी नोटबुक में क्या लिखा? तो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ डीजल पेट्रोल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, या फिर डीजल जो है पेट्रोल की अपेक्षा मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, या डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, या फिर डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या दे रखा है, सी या डी निष्कर्ष है, मतलब या ए और डी प्रेक्षण है, या ए और सी प्रेक्षण है, या बी और सी निष्कर्ष है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। पेट्रोल के जो दाम दे रखे और डीजल के दे रखे जून 2007 में और दिसंबर 2014 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डीजल है वो सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, क्योंकि सस्ता है इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं। डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता है इसीलिए लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि डीजल से करेंगे तो लोगों को सस्ता मिलेगा। तो क्या होगा, सी और डी क्या हमें निष्कर्ष बता रहा है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सी डी
निष्कर्ष है। अगला 65 क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। कक्षा 5 की अध्यापिका माइका चाहती कि उसके विद्यार्थी जो है वो आसपास पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? समझाना है कि पौधे हमारे लिए क्या उपयोगी है, मतलब क्या उनका यूज़फुल है, कितने यूज़फुल है। अधिकतम पौधों के नाम लिखिए या राइट लिखने की मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ प्लांट्स लिखिए, या उनकी ऊंचाइयों, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान के अंतर का अवलोकन करना, या समझना कि पौधे भी जो होते हैं उनमें भी लिविंग्स होती है, मतलब वो भी सजीव होते हैं। तो उसका क्या है जिसको प्रोत्साहित कर सकती है कि वो यही चाहते हैं कि वो क्या करे, उसमें ऑब्जर्व करे कि पत्तियों में क्या डिफरेंस है, क्या हाइट्स है, क्या लेवल्स है, जिससे वो पहचान सके कौन सी पेड़ की कौन सी पत्तियां हैं, पत्ते कैसे ग्रो करते हैं, और जो पेड़ है उसके फूल है उसकी स्मेल कैसी होती है। तो उसका थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन appropriate indicator for assessment in areas एट प्राइमरी लेवल, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन सा संकेतक उपयुक्त है? क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूछना, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, या फिर कोऑपरेशन या स्मरण करना मतलब रिमेम्बरिंग। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा संकेतक उपयुक्त है पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए? तो आंसर कीजिए। जिसमें कि नहीं पूछा गया है तो उसका स्मरण करना मतलब रोड के लिए बिल्कुल ईवीएस भी इसका कोई नहीं कहता। अगर यहाँ पे रोड या रिमेंबर की बात आ जाए तो उसको एनसीईआरटी नकारता है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है योर प्रिंसिपल आस्क यू टू क्लास 5th take a student on an educational visit. What would you include while planning for such a visit to make it meaningful? मतलब कि जो आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे जिससे जो उसकी जो ट्रैवल जो विजिट होगी वो कितनी मीनिंगफुल होगी? तो क्या है आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड एंड रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस टू बी विजिटेड, मतलब कि यहाँ जाना तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थी को कहना, या टेकिंग इनफ फूड एंड गिफ्ट्स टू एंजॉय की मतलब जाओ बच्चों आनंद करो और खाओ पियो, या फिर क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए विद्यार्थी अनुशासित रहे और जो स्थान हो वो शांतिपूर्वक अवलोकन करे, या फिर प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटीज देनी चाहिए और बारे में तैयार करना चाहिए और प्रमाणित सार्थक अधिगम के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना चाहिए। जैसा कि आप आंसर को समझ गए होंगे तो फटाफट क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बच्चों को क्या करना चाहिए? क्रियाकलापों की स्त्रीकृत सीट उसे स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा में पूर्व साझा करना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन दे रखा है स्टोरीज एंड पोएम्स कैन बी इफेक्टिवली यूज इन टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, मतलब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तो द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग दैम इन ईवीएस इज टू, तो क्या इसका जो उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कि मेक लेसन इंजॉयबल, मतलब पाठों को आनंददायक बनाना, या प्रोवाइड करना है एक संदर्भ वातावरण प्रदान करना है, या करना है प्रोमोट करनी है लिंग्विस्टिक स्किल्स को मतलब भाषाई कौशलों को बढ़ाना है, या केटर टू डाइवर्सिटी इन क्लासरूम मतलब कक्षा की विविधता की पूर्ति करना है। तो इसका जो मेन मोटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्रोवाइड करना है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिससे बच्चा लर्निंग को और बेटर कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 68 क्वेश्चन दे रखा है हाउ वुड अ प्राइमरी टीचर इफेक्टिवली एसेस हर स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ऑन द टॉपिक फॉर सेफ्टी टू वाटर, मतलब जलाभाव, मतलब जो जल का जो है उसको कैसे प्राथमिक स्तर पर जो अध्यापिका है वो जल भाव के विषय पर अपनी कक्षा 4th के बच्चों को पूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। तो मतलब वो क्या करेगी कि उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कीजिएगी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। या पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, या जल संरक्षण से कह देगी पोस्टर बना के गतिविधि का आयोजन करेगी, या बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखने के लिए कहकर। तो क्या करेगी जो उसका सबसे जो टॉपिक होगा उसके लिए सबसे इफेक्ट मतलब बहुत इफेक्ट करेगा वो ऐसा कौन सा तरीका होगा। तो क्या करेगी पता करके कि उनके अपने जीवन में जो दैनिक जीवन से अगर चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो बच्चा उसको और अच्छे से समझता है और जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे लिखा हुआ प्राथमिक स्तर पर मतलब मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रोमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन लर्नर्स, मतलब कि
शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में कौन सा कौशल को बढ़ावा मिलता है प्राथमिक स्तर पर, जो मानचित्र के मानचित्रांकन सिखाने से। मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, गणना या अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, मतलब दिशाबोध और सापेक्ष स्थिति की जानकारी देना, या नीट ड्राइंग मतलब साफ सुथरा रेखांकन। तो जैसा कि आपको पता है कि मानचित्रांकन सिखाने से क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होगी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस पौधे की पत्तियां ऐसा कौन सा प्लांट है, लिव्स विच आर यूज एट वेजिटेबल्स, मतलब इसका हम सब्जी की तरह भी यूज करते हैं। इट्स सीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑयल द प्लांट इज, मतलब इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा प्लांट होगा, कोकोनट मतलब कि नारियल, कैबेज मतलब बंद गोभी, या मस्टर्ड मतलब सरसों, या पालक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको पता ही है, जो सरसों उसकी जो वेजिटेबल्स की सब्जियां भी बनाते हैं और इससे जो उसके बीज होता है उससे तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ डिसीजेज स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज, मतलब मच्छरों द्वारा फैलने वाले कौन से रोग हैं जो उसमें दिए हुए, इसका समुच्चय बताना है। हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, या चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मच्छरों से जो फैलते हैं वो कौन से हो जाएंगे, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, किसी राज्य के मानचित्र के लिए एक सिरे पे लिखा है कि स्कूल में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 मीटर मापी जाए तो इन शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो क्या दे रखा है, जो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 9.7, जिसमें दे रखा है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसको 110 से कैलकुलेशन कर लेंगे। जब इसको 110 से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1067 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिसको उसको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो 3 संख्या बाद हम जीरो वो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3, तो 1.067 किलोमीटर आ जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ कांसा जो कि ब्रास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है, बिल्कुल गलत। जो एल्युमिनियम आयरन का कोई एक मिश्रित धातु है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, सही ऑप्शन है। आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी बात सही है कि आदिवासी लोग सबसे पहले क्या हुआ था, कांसे का खोज हुई थी, कांसे का यूज हुआ था। या जो ब्रांच की जो बनी वस्तु है एल्युमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत की टिकाऊ होती है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी कहाँ दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, केवल बी और सी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 75 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो कौन से टूल्स है, मतलब प्रोजेक्ट वर्क देना, फील्ड ट्रिप मतलब क्षेत्र भ्रमण, या जनरल राइटिंग देना, या कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण और तकनीकें। तो क्या होगा, परियोजना कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। तो कौन कौन से हो जाएंगे, बी, ए और बी। तो केवल ए और बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो मतलब शिक्षार्थी को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेके आए, ये तो कहीं किसी एंगल से सही नहीं है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, गलत ऑप्शन। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, बिल्कुल सही है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं, अध्यापक द्वारा शामपट पर मानचित्र बनाना था शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को क्या करें, खुद चीज़ें, बच्चे जब तक खुद नहीं मतलब खोज करेंगे तो बच्चे खुद नहीं सीखेंगे, जब तक वो अपने आप करेंगे काम नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। इसका तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो कौन सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, आकलन में सफलता प्राप्त करना, या विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना, या सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण से जोड़ना, या फिर कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल मतलब क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो कौन सा जो पहलू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो उसमें नोट लिखा हुआ, तो नोट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या पूर्वानुमान। तो क्या होता है कि जब पूछताछ करते हैं तो क्या होगा, हम उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे, उसका अवलोकन भी करेंगे, पूर्वानुमान भी करेंगे, जबकि उसका निर्धारण नहीं करेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक लिखा हुआ जो मिजोरम थी, जहाँ झूम खेती के विषयों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो क्या दे रखा है, इस फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही। इस भूमि पर लगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करनी चाहिए, गहरी नहीं, इसको हल्का हल्का खोदा जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है, सही ऑप्शन। आवश्यकता से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी इज राइट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा जो होती है टिकटों का उपयोग कर रही है। ऐसी टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से उसकी संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। मतलब क्या दे रखा है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए या आरक्षण प्रक्रिया को समझ, तो कौन सा जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिखा हुआ, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे यात्रा लागत भी भिन्न होती है, बिल्कुल सही। हर जो जगह की यात्रा होती है उसकी दूरी अलग होती है, तो उस हिसाब से किराया भी अलग होता है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल सही, हमें टिकट चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। आगे लिखा हुआ है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें, मतलब ऑब्जर्व करें बर्ड्स के बारे में, तो हम क्या पाते हैं? तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि अधिकांश पक्षी जो होते हैं वो अपनी नेक को मूव नहीं कर पाते हैं, अत्यधिक हिलाते। क्या कारण है? इनके कान जो होते हैं ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं इसलिए, या पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, नेत्र तो सबके 2 होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, या अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में जब मैं इसकी समरी करवाई थी तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 दे रखा है, जो रीना है वो क्या करती है, लव्स मैंगोस को आम बहुत पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए क्या करती है, इसको प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित रखना चाहती है, इसलिए वे कौन सा तरीका है ऐसा बताए, कौन सा रास्ता है जो उसको संरक्षण प्रदान कर सके। तो क्या करेगी, वो आम को जूस तैयार करेगी, या फिर वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, या प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना, या अचार और आम पापड़ बनाना, जिससे वो क्या करेगी, मैंगो को मतलब सुरक्षित रख पाएगी, संरक्षण कर पाएगी। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो क्या करके वो अचार और आम का पापड़ बना के उसको सुरक्षित रख सकेगी लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 83 हमारे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में वो कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों की वस्तुओं को अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो क्योंकि जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो क्या बताया था कि जो गिलहरी होती है वो क्या करती है, उसके बाद दांत जो होते हैं बहुत महीन होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो क्या करती है, उसके लिए वो कुतरती रहती है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलहरी। आगे बढ़ते हैं। कोई किसान जो है वो क्या कर रहा है, उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से खेतों की जो मृदा होगी, वो मिट्टी होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी या बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो क्या करेगा, बार बार उसमें क्या कर रहा है, कीटनाशक और उर्वरक डाला, तो क्या हो जाएगी, उसकी जो खेती हो जाएगी वो बेकार हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि, क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक भी जो भूमि को बेकार बना देता है, जो उसकी जो जमीन हो जाएगी वो बंजर हो जाएगी। तो उसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल का निकटवर्ती राज्य क्या है? तो जो आपने मैप देखा होगा तो केरल के जो हमारे तटीय प्रदेश है, तो केरल जो होता है वो किधर पड़ता है, तो ये हमारे अरब स्टेट की तरफ पड़ता है। तो केरल के जो निकटवर्ती देश कौन से होंगे, कर्नाटक या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो जो केरल से वो कौन क्या होता है, तो केरल से है कर्नाटक और तमिलनाडु इज करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज सही हो जाएगा, कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर इधर तमिलनाडु है।
आगे लिखा हुआ 86 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में हमारे देश में किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, मिजोरम। तो अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको पता हुआ, और ये काफ़ी बार आया भी, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको जो उससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या करते हैं वहाँ पे? नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन जो रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी जो एक वृक्ष है इसकी ऊंचाई लगभग कक्षा के कमरे से लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी उस पर ना पहुंच पाए। तो ये भी सही हो जाएगा। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। यह जो वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत है। ये जो वृक्ष होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वह ए बी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट दे रखे, तो ए बी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नई दिल्ली से रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल के मध्य और फिर रांची, जो मैप में जो क्या है नई दिल्ली यहाँ पे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो, और फिर वो रांची झारखंड को भ्रमण करता है। तो झारखंड किधर हो जाएगा? तो झारखंड इधर साइड हो जाएगा। तो क्या करता है वो, पहले दक्षिण आएगा क्योंकि दिल्ली से क्या आएगा उसके नीचे है ना भोपाल मतलब मध्य प्रदेश। तो दिल्ली से मध्य दक्षिण दिशा में आएगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो इधर साइड जाएगा। तो किधर साइड? ये जाएगा पश्चिम साइड। तो दक्षिण दिशा से फिर पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि जो झारखंड है वो इधर साइड पड़ेगा पश्चिम साइड। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 4 जो जानवर दे रखे हैं तो उसमें कौन कौन से जो सेम सिम्टम्स पाए जाते हैं वो हमें बताना है। जो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप है, यह कि ये जो होती है ये बहुत पॉइजनस होते हैं, मतलब बहुत जहरीले होते हैं। ये दे कैन लिव एंड मतलब ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, मतलब भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तो या फिर जो इनकी बॉडीज़ होती है वो कवर्ड होती है विद स्केल्स, मतलब शरीर जो सल्क से ढके रहते हैं। या फिर दे लेग एग्स, ये सब जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषता है वो इन सब में कॉमन है? तो आप आंसर कीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली, गौरैया, जो कछुआ, सांप होते हैं, ये क्या होता है, सभी जो होते हैं अंडे देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हुआ करे तो बता दीजिए करिए, कि कभी कभार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। और वीडियो अगर पसंद आई हो, फॉर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।